फ्रेंड्स, एडवर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से उसको समझे होंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में बहुत सारा फैक्ट है जो क्वेश्चन उससे 99% बनना तय होता है हर एक एग्जाम में, खास करके जो वनडे एग्जाम है उन सभी एग्जामों में। चलिए, तो आज से हम फिर शुरू करते हैं एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, तो चलिए। देखिए, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी हमने लास्ट टॉपिक यहीं पर खत्म किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। कह रहा है एटम बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। एटम बम का आविष्कार किसके द्वारा? ऑटो हॉर्न, या कभी कभी नाम आता है ओपेन हैमर के द्वारा। किसके द्वारा? ओपेन हैमर, लेकिन याद रखिएगा ऑटो हॉर्न ही इसका आंसर होगा। ठीक है, कभी अगर ऑप्शन न दे ऑटो हॉर्न तो फिर आप मार सकते हैं क्या, आपको ओपेन हैमर, ऑटो हॉर्न की जगह ओपेन हैमर। ठीक, चलिए अब आ रहा है कि आपको नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, यानी जो एटम बम होता है वो किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन, ये हो गया एटम बम। और एटम बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। क्या होता है नाभिकीय विखंडन? तो देखिए, ये आपको नाभिकीय विखंडन जो यूरेनियम या पोलोमियम पोलिमियम के द्वारा, मतलब कि उसके अणु से ही मतलब आता है, और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा ये सब बनाया जाता है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि एक परमाणु क्या होता है, एक परमाणु पर जब न्यूट्रॉन का बौछार किया जाता है, किसका? न्यूट्रॉन का बौछार किया जाता है किसी एक परमाणु पर, तो वो टूट करके 3 परमाणुओं में बंटता है। कितने परमाणु में? 3 परमाणु में। ठीक, फिर ये अपने ये भी टूट करके फिर ये 3-3 परमाणु में बनता है। ठीक है, ये टूट करके फिर 3 परमाणु में बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। और इससे बहुत ज्यादा ही ऊर्जा निकलती है। आई बात समझ में? यानी कि जब एक छोटा सा परमाणु टूट करके 3 छोटे छोटे परमाणुओं में बनता है, उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। अब नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ही एटम बम आधारित होता है। तो पहला जो एटम बम है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, हिरोशिमा किसका शहर है? जापान का। किसका? जापान। ये जापान का एक शहर है हिरोशिमा, जिस पर पहली बार 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक आपको एटम बम मतलब कि एटम बम गिराया गया था। जबकि दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को उसके दूसरे शहर नागासाकी पर, जिसका नाम था फैटमैन, उस पर गिराया गया था। एक्चुअली क्या है कि जो प्रथम युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध आपको कब हुआ था? ये आपको 1914 से लेकर के 1918 तक। जो सेकेंड वर्ल्ड था, 2 वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 तक चला था ये सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ही लास्ट में देखा कि अमेरिका की बहुत परेशान हो गया जापान से, तो उसने अपने एटम बम का प्रयोग करके और युद्ध को खत्म किया। आई बात समझ में? तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन है? एडवर्ड टेलर। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन के। इसी नाभिकीय संलयन की क्रिया जो होती है वो सूर्य में होता है, यानी कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत कौन है? क्या उस स्रोत का क्या कारण है? नाभिकीय संलयन है। कौन सा? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हमने देखा कि नाभिकीय विखंडन में एक अणु टूट करके 3 अणु बना। नाभिकीय विखंडन में आई बात समझ में? इसमें क्या होता है कि 2 अणु मिल करके एक अणु का निर्माण करता है, यानी 2 छोटे छोटे अणु मिल करके एक अणु का, माने एक छोटे परमाणु का निर्माण करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब जुड़ जाना होता है। ठीक है, तो उस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है कौन सा? हाइड्रोजन बम। और ये हाइड्रोजन बम होता है जो एटम बम से लगभग 1000 गुना खतरनाक होता है। बात समझ में? अभी तक हाइड्रोजन बम किसी भी देश पर नहीं छोड़ा गया।
ठीक, वाष्पोत्सर्जन का दर मापी जाती है फोटोमीटर के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन की दर किससे मापी जाती है? फोटोमीटर मीटर के द्वारा मापी जाती है। ये नेसेसरी इविल है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या होता है वाष्पोत्सर्जन? तो देखिए, जब पानी पानी समुद्र वगैरह का पानी होता है, इसका जब गर्म होकर के ऊपर उठता है, गर्म मतलब सूरज की रोशनी हुआ, ये गर्म हुआ, ऊपर वाष्प बन के हुआ, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। किसके क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। तो जब पानी गर्म होकर उठा तो वाष्पीकरण। अब क्या होता है कि पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? पेड़ पौधे भी इस पानी का वेपराइजेशन करते हैं, वाष्पन करते हैं। तो पेड़ पौधों के द्वारा जो पानी का वाष्पन होता है ना, उसी को वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है, वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। क्लियर? इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उस वाष्पोत्सर्जन की दर किससे मापी जाती है? फोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। H2 का खोज किसने किया था? कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। H2 का खोज कैवेंडिश के द्वारा। जबकि नाइट्रोजन यानी N2 का खोज किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट है नाइट्रोजन? 78%। जबकि ऑक्सीजन कितना है? 21%, ठीक है। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। कितना परसेंट है? 21%। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को जब एक दूसरे से मिलता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर के कौन सा गैस बनाएगा? ये वाटर गैस बनाता है। कौन सा? वाटर गैस बनाता है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर यानी कि वाटर गैस प्लस नाइट्रोजन अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बनता है? प्रोड्यूसर गैस बनता है। प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर के प्रोड्यूसर गैस बनाता है। जबकि वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिला होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा हम फैक्ट देख लेते हैं, ये फैक्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, कह रहा है पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी, इसका अध्ययन मतलब कि पैलियोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिजियोलॉजी शरीर के कार्य और उसके गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी, तो जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन है, यानी कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया तो उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? जेरेंटोलॉजी बोला जाता है। क्लियर? इथोलॉजी, इथोलॉजी यानी मानव सहित सभी जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के द्वारा किया जाता है। यानी कि मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किसके द्वारा? इथोलॉजी के द्वारा। बायोनोमिक्स, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन बायोनोमिक्स कहलाता है। मायोलॉजी, मनुष्य के पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। क्लियर? मैमोलॉजी, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मैमोलॉजी कहलाता है। जीवों के नियमों का अध्ययन यानी जीवन के नियमों का अध्ययन, सॉरी जीवो नहीं, जीवन के नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनोमी कहलाता है। फ्रेनोलॉजी क्या होता है? तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। तो एंथोलॉजी क्या होता है? ये एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी क्या होता है? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। ऐसे याद कर जाइए, रट जाइए एकदम आप लोग। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी यानी घास का अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। पेलिनोलॉजी क्या कहलाता है? विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन। जब पूछेगा कि विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेलिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पेलिनोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? तो कैंसर और ट्यूमर संबंधित यानी स्टडी ऑफ कैंसर और ट्यूमर क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। तो टेराटोलॉजी, टेराटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाले असमानताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? टेरेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एक बात पे याद आ गया, एक्चुअली आज ही मतलब कि ये सीएम का चुनाव होने वाला है कि बिहार का सीएम कौन बनेगा, और नीतीश कुमार को 781 सीट आया हुआ है और ये लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी से बनेगा। तो एक दोस्त ही है जो बोल रहा है कि बीजेपी गद्दारी कर रहा है, तो वो पता नहीं क्या होगा, कौन सीएम बनेगा, एक दो दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऑन्कोलॉजी क्या कहलाता है? कैंसर और संबंधित ट्यूमर का अध्ययन क्या होता है?
ऑन्कोलॉजी कहलाता है। टेरेंटोलॉजी ये हमने देख ही लिया। टेरेंटोलॉजी तो शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन टेरेंटोलॉजी कहलाता है। आई बात समझ में। तो कांड्रोलॉजी क्या होता है, तो उपास्थि से संबंधित यानी उपास्थि से संबंधित अध्ययन कांड्रोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी अस्थि को ऑस्टियोफ्लोसिस भी मतलब ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सेरोलॉजी क्या होता है, सेरोलॉजी तो रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। आई बात समझ में। रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन, रुधिर सिर्फ रुधिर नहीं, जब सिर्फ रुधिर का अध्ययन पूछेगा तो उसको बोलते हैं हिमेटोलॉजी। पैरासिटोमोलॉजी क्या कहलाता है, तो परजीवी जीवों का अध्ययन, यानी परजीवी का अध्ययन क्या कहलाता है, पैरासिटोमोलॉजी। एक देखिए ये है वायरोलॉजी, वायरस बोला जाता है, वायरस को क्या बोलते हैं, तो विषाणुओं का अध्ययन यानी वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। एंटीमोलॉजी तो कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी कहलाता है। अगला देखिए मिर्मेकोलॉजी, तो मिर्मेकोलॉजी क्या होता है, चींटियों का अध्ययन मिर्मेकोलॉजी कहलाता है। मैलेकोलॉजी तो मोलास्क और इनके खोलों का अध्ययन जो होता है ना, मैलेकोलॉजी कहलाता है। और ये जो मोलास्क होता है इनका खोल जो होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आई बात समझ में, वो काफी मजबूत होता है, CaCa3 कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं, ये इंट्रोडक्शन क्लास ही समझिए कि चल रहा है जहां इतना सारा फैक्ट है। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, 1997 में। किससे संबंधित था, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, ये ओजोन लेयर को कम करने के लिए लाया गया था। ओजोन क्या होता है, तो ओजोन ये O3 इसका सूत्र होता है। ओजोन का फॉर्मूला, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। और ये आपको 71 बीपीएससी का क्वेश्चन है, 71 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन की जो मोटाई होती है वो डॉप्सन से मापी जाती है। किससे, डॉप्सन के द्वारा मापी जाती है। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन गैस को सबसे ज्यादा हानि हो रही है। तो याद रखिएगा ये ओजोन से संबंधित है। सबसे पहले ओजोन लेयर के छेद अंटार्कटिका सर्वेक्षण के दौरान देखा गया था। किसके द्वारा, अंटार्कटिका सर्वेक्षण के दौरान सबसे पहले देखा गया था। किस व्यक्ति ने देखा था, 3 व्यक्ति का नाम आता है, एक फोरमैन, गार्डिनर और संकलिन। ये फोरमैन, गार्डिनर और संकलिन, इन 3 व्यक्ति के द्वारा ओजोन लेयर के छेद की खोज की गई थी। ओजोन लेयर के छेद का मतलब ये नहीं हुआ कि ये ओजोन लेयर है और इसमें छेद हो गया, ऐसा नहीं है। ओजोन लेयर का पतला होना क्या कहलाता है, ओजोन लेयर का छेद, यानी ये अगर यहाँ पे पतला हो गया है और बाकी ऐसा मोटा है, ये मान लीजिए कि हमारा ओजोन लेयर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ओजोन का पतला होना ही क्या कहलाता है, ओजोन लेयर का पतला होना ही ओजोन का छेद कहलाता है। आई बात समझ में कि ओजोन में छेद हो गया। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं कार्टेजेना प्रोटोकॉल। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल कब है, 2003 में। बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए आया था। तो ध्यान रखिएगा कि जब आपसे पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग के लिए कम करने के लिए, मॉन्ट्रियल ओजोन से संबंधित है, और जब पूछेगा कार्टेजेना तो ये बायोडायवर्सिटी से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में, ये भी बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है। कौन, नगोया। तो बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस, आप लोग कमेंट में नहीं, मैं ही बता दे रहा हूं, 22 मई को मनाया जाता है। कौन सा, बायोडायवर्सिटी डे। स्टॉकहोम समिट 1971। साइट्स कब आया था, 1983 में। तो क्या फुल फॉर्म होता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब होता है पादप और फौना मतलब होता है जंतु। अब चलिए वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। ये ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ देता है वन्य जीव दिवस और वानिकी दिवस। तो वन्य जीव दिवस पूछेगा 3 मार्च, वानिकी दिवस पूछेगा 21 मार्च। क्लियर। और वाटर एक्ट कब आया था, 1974 में। एयर पोल्यूशन एक्ट 1984 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब देखिए पूछता है पृथ्वी सम्मेलन, तो 22 अप्रैल 1992 को, इसीलिए 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो कोई पूछेगा कि 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 22 अप्रैल 1992 को पहली बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे,
तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के पास में, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। रियो 5 कब हुआ था? 1997 में, और रियो 10 2002 में हुआ था, ठीक है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो पर्यावरण को बचाने के लिए एजेंडा 21 लाया गया था। रामसर कन्वेंशन के बारे में आपको पता है, जो आर्द्र भूमि होता है ना, उसको संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन लाया जाता है। रामसर कन्वेंशन शुरू किया गया था, और ये 2 फरवरी 1971 को मतलब कि रामसर कन्वेंशन शुरू किया गया था। और इसीलिए 2 फरवरी को ही हम क्या करते हैं? आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। आई बात समझ में? भारत रामसर कन्वेंशन में 1982 में शामिल हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में आया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर, तो टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट लायन 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर पूछेगा तो 1973 में लाया गया था। प्रोजेक्ट लायन लाया गया था तो 1972। कब मनाया जाता है लायन दिवस? 10 अगस्त को। टाइगर दिवस 29 जुलाई को। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, ये एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को एलिफेंट डे, 10 अगस्त को लायन डे, और 29 जुलाई को टाइगर डे, ठीक है। अब आता है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। देखिए, ये जितना फैक्ट आपको बता रहे हैं, ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन के स्टेटमेंट में या डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1976 में। भारत में 3 प्रकार के पाए जाते हैं क्रोकोडाइल। एक होता है फ्रेश वाटर का क्रोकोडाइल, एक घड़ियाल होता है, और दूसरा साल्ट वाटर का क्रोकोडाइल होता है, यानी कि खारा पानी में रहने वाला, मीठा पानी में रहने वाला, और एक होता है घड़ियाल, ठीक है। प्रोजेक्ट हंगुल कब लाया गया था? 1970 में। जम्मू और कश्मीर मतलब ये है, ये WWF और IUCN की मदद से लाया गया था। IUCN, WWF और IUCN की मदद से प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में लाया गया था, ठीक। तो वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड लाइफ फॉर यानी WWF जो है वर्ल्ड लाइफ फॉर फंड फॉर नेचर, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इंग्लैंड में है। यानी WWF का हेड क्वार्टर इंग्लैंड में, और इसका लोगो क्या है? पांडा। पांडा क्या है? मतलब इंडेंजर्ड प्राणी है, चाइना वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है, या अपने चले जाइए अरुणाचल प्रदेश वगैरह के क्षेत्रों में, यानी कि 7 सिस्टर स्टेट में देखने को मिलेगा। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर। क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन फॉर नेचर हो गया। ये 5 अक्टूबर 1948 को IUCN का स्थापना किया गया था। हेड क्वार्टर कहाँ है? इंग्लैंड में। IUCN एक बुक जारी करता है जिसको बोलते हैं रेड डेटा बुक, जारी करता है। कब से? 1964 से IUCN रेड डेटा बुक जारी करता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कैटेगरी जारी करता है कि यानी कि इसमें कौन सा जीव किस कैटेगरी में है। तो देखिए, एक आता है इंस्टिंक्ट, एक आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, और लिस्ट कंसर्न। तो इंस्टिंक्ट मतलब होता है लुप्त प्राय। क्या हो गया? लुप्त प्राय, यानी कि वो देखा ही नहीं गया अगले 20 वर्षों में, तो उसको क्या बोलते हैं? लुप्त प्राय। इसी तरह क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड वल्नरेबल, ये सब होता है। चलिए कुछ देख लेते हैं फैक्ट। क्रोमोसोम का खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर। क्रोमोसोम के नामकरण वेल्ड डेयर के द्वारा किया गया था। जीन कोड की खोज किसने किया था? तो कृत्रिम जीन कोड की खोज हरगोविंद खुराना। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। भारत में इनको इज्जत नहीं मिला, बेचारे चले गए अमेरिका, वहीं पर उन्होंने खोज किया, ठीक है। ये देखिए वल्कनाइज रबर। वल्कनाइज रबर क्या होता है? रबर को ठोस करने को वल्कनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वल्कनीकरण, इसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन। तो जो वल्कनाइजेशन होता है ना, रबर को ठोस करने की प्रक्रिया है, और ठोस बनाने के लिए एक तत्व मिलाया जाता है, उसको बोलते हैं सल्फर। यानी रबर को ठोस बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग होता है? वो होता है सल्फर। कितना मिलाया जाता है? 3 से 5% मिलाया जाता है रबर में, ठीक है। डीएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक ने किया था। डीएनए का खोज फ्रेडरिक के द्वारा किया गया था। डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल का खोज करता कौन है? वाटसन एंड क्रिक। डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल का खोज वाटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया था। अब चलिए इतना रहने देते हैं, और उसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग
बताएंगे। चलिए थोड़ा सा है इसको, बस 2 टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। एक तो हरित क्रांति। विश्व विश्व हरित क्रांति के विश्व में जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और हरित क्रांति के भारत में जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। थर्ड ईयर प्लान जो था ना, उसी में आपको 1961 से 66 के बीच में थर्ड ईयर प्लान लगाया था, उसी में हरित क्रांति को मतलब कि जोड़ दिया गया था। मिशन इंद्रधनुष, तो नवजात शिशु या प्रेग्नेंट वुमेन में टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कौन कौन शामिल किया जाता है डीपीटी में? तो इसमें होता है आपको डेप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस। आपको टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, थी आपको, ये सब जितना होता है ना, मिशन इंद्रधनुष के द्वारा ये सब टीकाकरण किया जाता है। ये तो डीपीटी का फुल फॉर्म हो गया। बाकी ये डिप्थीरिया, पर्टुस, टेटनस, टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, मार्सिलस, ये सब का टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष के द्वारा किया जाता है। अब कल से हम ब्लड के बारे में देखेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फैक्ट बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।